अब हमने लास्ट दो अलग अलग सेक्शन किए। सबसे पहले सेक्शन में हमने प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स पढ़ा। दूसरे सेक्शन में हमने रिवर्सल टेस्ट पढ़ा, कैसे हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। उसके अंदर एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट था और एक टाइम रिवर्सल टेस्ट था। दो अलग अलग सेक्शन पहले मैंने कहा है। पहला सेक्शन इसमें देखिए, कॉपी पे फॉर्मूले नोट करिए, और इसमें जो आप या तो आप बुक ले लीजिए कोई, या फिर जो पीडीएफ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उस व्हाट्सएप में पीडीएफ दे देता हूँ। इस पूरे चैप्टर की एक पीडीएफ है मेरे पास, तो वो मैं सेंड कर दूंगा। तो आप उस पीडीएफ के ज़रिए उस पीडीएफ में से क्वेश्चन सेक्शन वाइज करेंगे। ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के ये चैप्टर नहीं आने वाला। नाउ अभी हम चलते हैं तीसरे सेक्शन के पास। तीसरा सेक्शन हमारे पास है, उसमें आपको सबसे पहला नाम आता है सीबीआई। ये बहुत फेमस नाम है सीबीआई, आपको याद भी रहेगा। सीबीआई का बेसिक यहाँ पर जो एक्चुअल मीनिंग है इंडेक्स नंबर के अंदर, वो है चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस इंडेक्स की वजह से इसे बोला जाता है सीबीआई, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एफबीआई। एफबीआई आप जानते हो, जैसे इंडिया में सीबीआई है, ऐसे अमेरिका में एफबीआई काम करता है। तो एफबीआई भी एक एजेंसी है, लेकिन आपको यहाँ पर एफबीआई क्या समझना है। एफबीआई का मतलब है फिक्स बेस प्राइस इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पर सीबीआई मतलब चेन बेस इंडेक्स और एफबीआई मतलब फिक्स बेस इंडेक्स, ठीक है ना। यहाँ पर इंडेक्स लिखना था, ये इंडेक्स नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो फिक्स बेस प्राइस इंडेक्स या फिर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, ओके। नाउ अभी आप देखेंगे आगे क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहले सीबीआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पहले निकालते हैं लिंक रिलेटिव। और लिंक रिलेटिव क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर का प्राइस इनटू 100। उसके बाद सीबीआई ऑफ एनी ईयर इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर अपॉन 100। इसे हम बिना क्वेश्चन की रेफरेंस में तो समझ नहीं पाएंगे कभी भी। इस फार्मूले से ये नहीं समझा जा सकता, बल्कि मैं तो स्टूडेंट्स को फार्मूले कराता ही नहीं हूँ। इसमें मैं फार्मूले नहीं कराता, सीधा क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बट आपके लिए मैंने फार्मूले यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद फिक्स बेस इंडेक्स प्राइस पूछता है आपसे, तो क्या निकालेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस अपॉन में फिक्स बेस ईयर प्राइस, ओके। तो हम देखो कैसे समझेंगे इसे क्वेश्चन को। ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अच्छे से समझना और देखना कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले में कहता है 1990 एज बेस, एक फिक्स बेस दे दिया, बेस 1990 लिखना है और इंडेक्स नंबर बनाना है। एंड दूसरे में कहता है चेन बेस इंडेक्स। तो आपको चेन बेस मेथड से और फिक्स, ये फिक्स बेस हो गया ना, 1990 को एक फिक्स बेस मान लिया। तो इस तरीके से कैसे करेंगे वो देखिए। आपको ईयर्स दे रखा है, प्राइस दे रखा है। आप क्या करेंगे इसमें देखिए, आप इसमें, ये है आपके पास ईयर, ये है प्राइस। तो 1990 को बेस बना के, यानी कि 200 को बेस बना के आप एक एक करके एफबीआई निकालेंगे, फिक्स बेस इंडेक्स, और साफ साफ लिख देंगे कि बेस क्या लिया है। तो 200 अपॉन 200 इंटू 100 करेंगे तो 100 आएगा। फिर 240, ये देखिए 240 अपॉन में 200 को बेस लेंगे, ये आपके सामने है 240 और ये आपके पास 200। इस तरीके से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 120। इसी तरीके से 250 अपॉन में 200, 260 अपॉन में 200, 280 अपॉन में 200, 300 अपॉन में 200। तो हर किसी के अपॉन में मैंने जो बेस लिया है वो क्या लिया है, बेस ईयर है 1990, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था, इसलिए ये एफबीआई हुआ। और इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एफबीआई निकालना था। ये आपका आंसर है, पेपर में आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं हम सीबीआई के पास, सेकंड क्वेश्चन के पास। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको लिंक रिलेटिव निकालना होगा। लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है, ध्यान से समझना। फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, लेकिन आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मत समझिएगा। सबसे पहले लिंक रिलेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 200, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो 200 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो आंसर 100 आएगा। उसके बाद दूसरा लिंक रिलेटिव कैसे निकलेगा, ये करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो देखेंगे आप, ये आपका आ गया दूसरा लिंक, यानी कि दूसरा लिंक रिलेटिव क्या हो गया, 120। फिर लिंक रिलेटिव क्या है आपके सामने अगला, 250 डिवाइड बाय 240, 250 डिवाइड बाय 250 यानी कि 240, यानी कि करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर।
उसके बाद अगले के पास चलते हैं, तो अगला क्या दे रखा है आपको, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। देखिए करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। फिर उससे नेक्स्ट के पास चलेंगे तो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। उसके बाद आ जाएगा 280 अपॉन 260, यानी कि प्रीवियस ईयर हमारा बेस ईयर होगा, जो प्रीवियस ईयर है, करंट अपॉन में प्रीवियस ईयर, ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका लिंक रिलेटिव बन चुका है, ये लिंक रिलेटिव के वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इस लिंक रिलेटिव के बाद चेन कैसे बनती है, तो देखेंगे गौर से। सबसे पहले वाली संख्या लिंक रिलेटिव की होती है, वो तो कॉपी कर दी जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला लिंक रिलेटिव ये रहा, मल्टीप्लाई बाय चेन बेस इंडेक्स का प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग जो पीछे है प्रीसीडिंग ईयर, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब गौर से देखेंगे मल्टीप्लाई हुई है ये रही, और डिवाइड बाय हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आया 120। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, मेरे को अगला चेन इंडेक्स कैसे मिलेगा, ये है आपका चेन बेस मल्टीप्लाई बाय लिंक रिलेटिव और इनटू डिवाइड बाय 100, ये आया नेक्स्ट। आप देखेंगे गौर से, नेक्स्ट 125 मल्टीप्लाई बाय 140, यानी कि ये प्रीवियस ईयर है ये, और ये करंट ईयर है, दोनों की मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई करके लिखा है, पहले 125 अपॉन में और मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन में 100, तो आंसर आया 130। उसके बाद नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट ऐसे बनेगा 130 मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर है आपके सामने लिंक रिलेटिव 107.692, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आएगा, ये आएगा डिवाइड बाय 100, आंसर आया 140। अप्रॉक्स में आया, आपको अप्रॉक्स में लिखना है। उसके बाद आएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 107.14, और उसके बाद डिवाइड बाय 100, तो आंसर आया 150 अप्रॉक्स। तो ये आपका आ गया चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स और फिक्स बेस इंडेक्स ऐसे ही आपको टेबल के थ्रू बनाना है, और कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। अब इसी टॉपिक के अंदर आपको क्या दे सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अगर आप ये समझ लें कि अगर क्वेश्चन में सीबीआई दे रखा है तो उससे एफबीआई में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और अगर एफबीआई दे रखा है तो उससे कैसे सीबीआई में कन्वर्ट किया जाता है। एज अकॉर्डिंग फार्मूला तो आपके सामने है ही, फार्मूले में तो मेरे को कोई इशू नहीं है, आप देख के भी याद कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद मत करिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं डायरेक्ट कहता हूँ क्वेश्चन पे जाइए, आंसर आ जाता है। आपको याद रखना ये होगा कि सीबीआई से एफबीआई में क्या करते हैं और एफबीआई से सीबीआई में क्या करते हैं। तो क्वेश्चन के पास चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप देख चुके हैं, फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स, ये सीबीआई क्वेश्चन में दे रखा है, आपको कहता है प्रिपेयर एफबीआई प्रिपेयर करना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको, ये आपको सीबीआई क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, एफबीआई बनाना है। तो फिक्स बेस इंडेक्स के लिए आपको एक बेस लेना है जो फिक्स होगा, और वो फिक्स बेस कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनेगा वो देखिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला चेन बेस इंडेक्स और पहला वाला एफबीआई फिक्स बेस इंडेक्स सेम होता है तो आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे के स्टेप में आप इसकी मल्टीप्लाई, एफबीआई का करंट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ऑफ सीबीआई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई हुई है, डिवाइड में 100 करना है। उसके बाद क्या करना है, ये है आपके सामने प्रीवियस ईयर ऑफ एफबीआई, ये है करंट ईयर ऑफ सीबीआई, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड बाय 100 करना है, आपका आ जाएगा 231। उसके बाद आपको क्या करना है, 231 प्रीवियस ईयर ऑफ एफबीआई और करंट ईयर ऑफ सीबीआई दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड बाय 100 करना है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 462। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर ऑफ एफबीआई, करंट ईयर ऑफ सीबीआई दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड बाय 100 कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास करंट ईयर ऑफ एफबीआई। तो आपने समझा कितना आसान है एफबीआई निकालना। अगर आप फार्मूला नहीं पढ़ते हो, फार्मूले को फॉलो नहीं करते हो, तब भी आप इसे निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। ये इसका सेकंड का एग्जाम्पल है, उसमें आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफबीआई क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे कहता है फिक्स फाइंड चेन बेस इंडेक्स। आपको फिक्स बेस इंडेक्स दे रखा है, चेन बेस इंडेक्स निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, एफबीआई दे रखा है आपके सामने, ये जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में प्राइस दे रखा था, आपको सबसे पहले इसका लिंक बनाना है, और लिंक रिलेटिव आपको बता दिया है मैंने किस तरीके से लिंक बनाना है। पहले वाले में कोई लिंक नहीं होगा, हालांकि आप 150 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिंक क्या होगा, लिंक होगा आपके पास 180 डिवाइड बाय 150, यानी कि करंट
अपॉन में प्रीवियस इंटू 100, ये आपके पास आ गया एक लिंक रिलेटिव। फिर करंट अपॉन प्रीवियस, ये प्रीवियस हो गया आपके पास, तो ये आपके पास दूसरा लिंक। फिर करंट अपॉन प्रीवियस, करंट अपॉन प्रीवियस। तो इस तरीके से आपका लिंक बन के तैयार हो जाता है। और जैसे ही लिंक रिलेटिव हो जाएगा तो पहले वाले में तो जो FPI होता है वही चेन बेस इंडेक्स होता है। मैंने बताया सबसे पहला ईयर जो फिक्स बेस इंडेक्स होगा वही चेन बेस इंडेक्स होता है, ये रूल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बिल्कुल सिंपल है, 150 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी, 120 की, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के लिए ये प्रीवियस ईयर ऑफ CBI, करंट ईयर ऑफ लिंक रिलेटिव डिवाइड बाय 100, ये आ गया आपके सामने। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर ऑफ CBI ये रहा, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे करंट ईयर इसमें, और उसके बाद डिवाइड बाय 100, इसी तरीके से नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट हो जाता है सेक्शन। और इस सेक्शन को आप पॉज करिएगा, अच्छे से इसके रूल्स लिख लीजिएगा, और उसके बाद जब आप कर लेंगे, रूल्स वगैरह लिख लेंगे, देन उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन के पास चलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उसको भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझना होगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जिसके अंदर सबसे पहले टॉपिक का नाम है बेस शिफ्टिंग, जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लिसिंग मेथड। तो स्प्लिसिंग मेथड क्या है, उसको कोई फार्मूला नहीं समझेंगे। स्प्लिस करना क्या होता है, जब कोई एक इंडेक्स नंबर बहुत ओल्ड हो जाता है या उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे स्प्लिस करके एक नया इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होगा, और क्वेश्चन में इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम उसे समझेंगे। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स नंबर से रिलेटेड ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसमें इतने सारे मेथड हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी थ्योरिकल अलग से एक सेक्शन बनेगा जो कि आपको समझाएगा कि हम इतने सारे मेथड को हमारी ज़रूरत क्या है। क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आप जानते होंगे स्टैटिस्टिक्स इज़ द मैथमेटिकल टूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक के थ्रू, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो उसके थ्रू आपको समझाए जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इसका न्यूमेरिक पार्ट करा रहा हूँ, और न्यूमेरिक पार्ट में भी किस तरीके से फॉर्मूले याद करने हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में, ताकि आपका प्रॉपर आंसर आ सके। अभी आज का सेक्शन हमारा उसी को कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे स्प्लिसिंग मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ये आपके ईयर्स दे रखे हैं, ये ओल्ड इंडेक्स नंबर है और ये न्यू इंडेक्स नंबर है। देखेंगे एक पार्टिकुलर ईयर पे ये इंडेक्स नंबर स्टॉप हो जाता है ओल्ड वाला, और नया इंडेक्स नंबर बनने लग जाता है। तो इसी ईयर पे इसे हम कहेंगे A, इसे हम कहेंगे B। देखिए आपने इसे नाम दे रखा है A और B। तो A की वैल्यू कितनी है 400, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 100, ठीक है ना। अब कैसे हम इसे स्प्लिस करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा। सबसे पहले कहता है स्प्लिस द सीरीज B to A। आपको स्प्लिस करने को कह रहा है B to A, B से A स्प्लिस करना है। आगे आपसे सेकंड में मैंने लिखा है, इसमें कहता है ऑल्सो स्प्लिस A to B, यानी कि B to A भी स्प्लिस करना है और A to B भी स्प्लिस करना है। दोनों को स्प्लिसिंग से सीखना है, यानी A से B इंडेक्स नंबर तैयार करना है और B से A इंडेक्स नंबर तैयार करना है। कैसे करेंगे तैयार, हम देखते हैं इसके सोल्यूशन में। ये इसका सोल्यूशन है। ओल्ड इंडेक्स नंबर दे रखा है, न्यू इंडेक्स नंबर दे रखा है। आपको सहूलियत के लिए एक फार्मूला दे दिया है मैंने, और वो ये है A/B इंटू A। ध्यान से इस फार्मूले को पढ़ लीजिएगा। क्या फार्मूला है, A/B इंटू में BI कह सकता हूँ मैं इसे, या फिर B भी बोल सकता हूँ, ठीक है। A/B डिवाइड बाय B। ये कब लगाएंगे फार्मूला, जब इंडेक्स B स्प्लिस टू इंडेक्स A, B स्प्लिस टू इंडेक्स A है तो A/B चलेगा। और इसी तरीके से अगर आपसे कहता है, जैसे ये क्वेश्चन में है, अगर कहता है इंडेक्स A स्प्लिस टू B, A स्प्लिस करके B बनता है, तो हम क्या लिखेंगे B/A इंटू A। तो ये रूल आपने देख लिया और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले कहता है इंडेक्स B स्प्लिस टू A, तो देखिए इसमें है क्या, आपको पहले A का इंडेक्स नंबर के सेम वैल्यू लिखते चले जाने हैं। इसमें तो आपको कुछ भी नया नहीं करना, यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट होता है। ये आपके सामने A की वैल्यू है 400, ये आपके सामने B की वैल्यू है 100। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए ज़रा, A की वैल्यू है 400, B की वैल्यू है 100, ठीक है। और B की मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू तो 100 थी, तो मल्टीप्लाई 100।
तो आंसर कितना आएगा, इसे काटेंगे तो 400 आपका आंसर है। और आप गौर से देखिए उसने भी यही लिखा है 400। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली वाली संख्या ये कैसे निकल के आई, ये निकल के आई a/b। तो a की वैल्यू क्या है, 400 है, और b की वैल्यू 100 है। तो देखिए 400/100 a/b। और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई क्या करना था, मल्टीप्लाई करना है आपको b। तो मल्टीप्लाई b करना है, तो b की वैल्यू तो 110 है ना, 110 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर b की वैल्यू 90 है, 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर 125 है, 125 से मल्टीप्लाई, 140 और 135। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और ये हमारा ओल्ड इंडेक्स नंबर से आया और ये नया इंडेक्स नंबर बना, यानी कि ए आपके सामने पहले था वो ऐसे का ऐसे कॉपी हुआ, और बी का जो नया वैल्यू थी उसे स्प्लिस करके हमने कन्वर्ट करके ये बना दिया। इसी तरीके से आप दूसरे वाले सेक्शन में a to b को करेंगे, ये b to a था, और अब क्या करेंगे a to b। तो a to b में क्या करेंगे, b की तो जितनी वैल्यूज़ है पूरी की पूरी कॉपी कर ली जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं करना। और फार्मूला क्या लगेगा, b/a। तो अब की बार फार्मूले में क्या होगा, b/a मतलब b की वैल्यू है 100 और a की वैल्यू है 400। तो अगर मैं इस पहले सेक्शन की बात करता हूँ, ये पहले कैसे आएगा ये, तो आप लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 400 और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, 400 से करेंगे ना, a से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा तो है a, तो आप क्या करेंगे 400। तो आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ 100 ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलेंगे, जैसे 400 से मल्टीप्लाई कराया तो नेक्स्ट सेक्शन ऐसे होगा 100 डिवाइड बाय 400 400 मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद वैल्यू क्या दे रखी है आपको 350। तो लिखेंगे 350 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा 87.5। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 350 की जगह पर आप लिख देंगे 300, फिर 200, फिर 130, फिर 120, फिर 100। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे और आपका ये आंसर आते चले जाएंगे। ये स्प्लिसिंग मेथड होता है, ये सेक्शन कंप्लीट होता है स्प्लिसिंग में, और कुछ भी नहीं है। यही क्वेश्चन आपको समझ लेना था, एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के पास, और वो टॉपिक है हमारा डिफ्लेटिंग के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है रियल इनकम का, ये फार्मूला है। उसके बाद दूसरा फार्मूला याद रखना है रियल वेज इंडेक्स कैसे होता है। ये दो फार्मूले याद कर लेंगे आप तो आपका डिफ्लेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम क्वेश्चन के रेफरेंस में देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि आपको यहाँ पर वीकली इनकम दे रखी है, और ये आपको ईयर दे रखा है, और वीकली इनकम दे रखी है, और प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे एक एक करके पूछा गया है। पहले पूछा है रियल इनकम बताइए, फिर पूछता है आपसे इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम 1993 एज ए बेस। आपको साफ साफ कहा है 1993 एज ए बेस आपको लेना है। और उसके बाद आपसे ये भी पूछा गया है ऑल्सो डिटरमाइन द परचेजिंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको परचेजिंग पावर भी पूछा जा रहा है ऑफ रुपीज़ की परचेजिंग पावर 1999 में एज़ कम्पेयर टू 1993, यानी कि ₹1 की कीमत 1999 में क्या होगी, और कंपेयर किससे कर रहे हैं 1993 से, 1993 से। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट है, और इसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या होगा ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इसका आंसर देखते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर्मूला आपने आई होप कि अपने रजिस्टर में लिख लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा और देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। देखिए आपके सामने सॉल्यूशन में क्या करना है। वीकली इनकम दे रखी है, प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है। रियल इनकम के लिए फॉर्मूला बताया था, वीकली इनकम ये है, डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब फिर से समझेंगे इसे। ये है आपके सामने वीकली इनकम और प्राइस, इसे डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको दे रखा है, ये आपके वीकली इनकम और प्राइस इंडेक्स दे रखा है, डिवाइड में लिखेंगे, ये देखो डिवाइड में लिखा है, और इंटू 100। फिर उसके बाद वीकली इनकम आपको दे रखी है ये, और प्राइस दे रखा है, डिवाइड में मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने रियल इनकम फाइंड कर ली। ये है रियल इनकम। रियल इनकम के बाद आपको इंडेक्स नंबर बनाना है। तो इंडेक्स नंबर में क्या कहना है आपको, सिंपल सा काम है। आपको सबसे पहले तो इसी को बेस लेना है ना, 1993 को बेस लेना, तो 800 अपॉन में 800 इंटू 100, तो आपका 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद 780 अपॉन में 800 इंटू 100, तो आपके पास 97.5 आएगा। फिर 750 अपॉन में 800, ये देखिए आपके सामने लिखा है। हर बार बेस जो है वो 800 ही लेना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि बेस जो है वो क्या लेना है, 93 को लेना है। तो इस हिसाब से नया आपका इंडेक्स नंबर बन गया है। एंड फिनिश दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना आप। अब इसमें परचेजिंग पावर को समझना होगा। परचेजिंग पावर निकालने के लिए बहुत सिंपल है, प्राइस इंडेक्स देख लीजिए। प्राइस इंडेक्स आपसे कहता है कि 93 में 100 था और 99 में
99 में आपका 140 हो गया। तो परचेजिंग पावर क्या होगी? परचेजिंग पावर होगी आपकी 100 अपॉन में प्राइस इंडेक्स ऑफ 1999 विद 1993 एज ए बेस। तो आप 100 लेंगे ये और 140 लेंगे ये, डिवाइड करेंगे तो आएगा 71, 0.71, 71 पैसा। तो 71 पैसे जो है, इसका मतलब ये हुआ जो सामान आप 93 में 71 पैसे में खरीद सकते थे, आज वो 1 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। इस हिसाब से इस पैसे की कीमत बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नीचे लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आपको समझना होगा तो जैसे मैंने वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में बताया था, सेम उसी तरीके से ये भी होगा। इसमें फॉर्मूले भी वही होंगे। ये देखिए, ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा है। आप देखेंगे ज़रा, पहले ये फार्मूला कहाँ पर था? लेस्पेयर मेथड। लेस्पेयर मेथड जो था बिल्कुल सेम फार्मूला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ होने वाला है। तो आप लेस्पेयर का जो फार्मूला था उसे याद कर लेंगे और वही लिखेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ है, आपको पूछेगा फैमिली बजट मेथड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर प्राइस रिलेटिव मेथड। ये भी सेम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपने पीछे सॉल्व किया था वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है ना। उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करना है। सेम फार्मूला, सेम तरीका। ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ये इसका क्वेश्चन है। इस एग्जांपल को देखिए, इसमें लिखा है कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2004 विद 1990 एज बेस। आपको बेस क्या दे रखा है? 1999। ओके, नाउ क्वांटिटी दे रखी है 1999 की और प्राइजेस दे रखी हैं। बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। दो मेथड से पूछता है। तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। जो फार्मूला आपको दे रखा है देखिए, यह है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ भी नया नहीं करना, आपको सीधा वही फार्मूला लगाना है जो लेस्पेयर मेथड में है। ये क्वांटिटी है, एक ही क्वांटिटी दे रखी है तो बेस की क्वांटिटी वही होगी। ये प्राइस दे रखा है बेस ईयर का, ये करंट ईयर का। आप P0 Q0 निकालेंगे और P1 Q0 निकालेंगे, इसका सम करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड जो आपसे पूछा गया था फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड के अंदर भी आपको कुछ नया नहीं करना है। इसमें आपको क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस दे रखा है P1 P0। आप सबसे पहले P यानी रिलेटिव मेथड में पहले भी सीखा है हमने, P कैसे निकलता है? P निकलता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आप क्या करेंगे? इसमें आपको P1 की वैल्यू दे रखी है 20, P0 की वैल्यू दे रखी है 12। ये देखिए 20 अपॉन 12 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 166.67। इसी तरीके से आप ये 12 अपॉन में 10 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। इसी तरीके से आप आगे के भी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये P1 है, ये P0 है, एक एक करके वैल्यूज़ लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा आंसर। उसके बाद आपको W लिखना है। W की वैल्यू भी एक्सप्लेन की गई थी फॉर्मूले में। क्या होता है? P0 और Q0। Q0 की वैल्यू ये रही, P0 की वैल्यू ये रही। आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? WP निकालना है। WP का सम आया ये, WP मतलब W की मल्टीप्लाई P के साथ। ओके, नाउ फार्मूला क्या है? फैमिली बजट मेथड में फार्मूला है आपके सामने सिग्मा WP अपॉन में सिग्मा W। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। उसमें आपसे पूछता है क्या? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर द फॉलोइंग ग्रुप इंडेक्स नंबर वर फाउंड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मैंने कहा था ये आपका दूसरा नाम होगा जो हमने लास्ट टाइम अभी निकाला है। उसके बाद कहता है फर्स्ट में द वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। दो तरीके से पूछ रहा है, AM और GM के तरीके से। तो आप क्या करेंगे? आपको इंडेक्स नंबर दे रखा है, आपको वेट दे रखा है, आप इसमें क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले आप इस तरीके से इंडेक्स नंबर को P और वेट जो दे रखा था उसे W लिखेंगे। फिर P की मल्टीप्लिकेशन W के साथ कराएंगे तो आएगा आपके सामने WP। उसके बाद ये जो आया है आपके सामने जो P है यानी कि ये वैल्यू जो है इसका लॉग देखेंगे।
लॉग देखेंगे तो बनेगा वो लॉग पी, हर एक किसी की वैल्यू, जैसे कि 350 की, 200 की, 240 की, 160 की या 250 की, इसकी वैल्यूज़ देख के, लॉग की वैल्यू देख के आप इधर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस लॉग पी की मल्टीप्लिकेशन इस डब्ल्यू के साथ कराएंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका आंसर यहाँ पर डब्ल्यू लॉग पी, ठीक है। डब्ल्यू मीन्स वेट, तो इसका सम कर देंगे और फिर डब्ल्यू पी का सम कर देंगे और डब्ल्यू का भी सम कर देंगे। इन तीनों का सम करने के बाद हम फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। ये आपका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने का अर्थमेटिक मीन के तरीके से। फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू पी अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, और आप वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है आपको, और उसमें आपको कौन सा रूल लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये फॉर्मूला आपको पीछे लिखवाया गया है, वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको इसलिए समझना है क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है इंडेक्स नंबर का, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, और ये पेपर में आया भी हुआ है ऑनर्स में, तो आपको क्या करना होगा, किस तरीके से निकालना होगा, उसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर, और ये दे रखा है इंडेक्स, और आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, उसके अलावा आपको ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको दे रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 136, ठीक है। और क्या दे रखा है, द मंथली इनकम ऑफ 10,500, और मंथली इनकम भी दे रखी है आपको पर्सन की इतनी है। तो आपको क्या करना है और कैसे निकालना है, देखिए क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की, जिसमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसमें आप एक्स की वैल्यू को एक्स मानेंगे, जो एक पहले ही फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रखी है एक्सपेंडिचर में, और दूसरी वैल्यू को मानेंगे आप वाई, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नंबर पी है, आप डब्ल्यू और पी की मल्टीप्लाई कराएंगे, ये डब्ल्यू है और ये पी है, दोनों की मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख देंगे, और इसका सम आएगा आपके सामने, और डब्ल्यू का सम आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। डब्ल्यू का सम ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में दे भी रखा है 10,500। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फार्मूला हमारे सामने होता है सिग्मा डब्ल्यू पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और उसमें हमने जब फार्मूले में वैल्यू रखी, और क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा था 136, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस, और उसके बाद यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी, ये रही वो इक्वेशन, ठीक है। इसे सॉल्व करते जाइए, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप देखने से आपको पता चल जाएगा, नहीं पता चले तो आप खुद से सॉल्व करेंगे, अपने तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है, आप उसमें रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, ये आपके सामने y की वैल्यू है और ये आपके सामने x की वैल्यू है, ठीक है ना। x और y की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब वो पर्सन स्पेंड करेगा इतने रुपए और इतने रुपए, जो मिसिंग वैल्यू दे रखी थी वो इस तरीके से निकलेगी। ये कैलकुलेशन का प्रोसेस आप समझ लेना, और आपको समझ में आ जाएगा आई होप, और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ये चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। एक एक फॉर्मूले को अपने रजिस्टर में लिखिएगा और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ओके।